आरव ने टेबल को बेहद रोमांटिक अंदाज में सजाया था क्योंकि वह रूही के साथ उस पल को जीना चाहता था जिसे वह बरसों से अपने दिल में संजोए हुए था। रूही को तेज भूख लगी थी, इसलिए वह आरव की बातों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप खाना खाने लगी। मगर आरव का ध्यान खाने पर नहीं, सिर्फ रूही पर था। उसने खाने की पहली बाइट उठाई, उसे रूही के होंठों के करीब ले जाकर बहुत प्यार से कहा, स्वीटहार्ट। रूही ने बिना कुछ कहे आरव के हाथों से खाना खा लिया। मिस्टर ओबराय, आरव कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने वाला था, इसलिए रूही को उसे टोकना पड़ा। लंच के बाद रूही फार्म हाउस में टहलने निकल गई। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे कहीं कुछ याद आ जाने की उम्मीद हो। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में खुद को देखकर उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कितना परफेक्ट है। फैमिली, दोस्त और सबसे ज्यादा तुम्हारा हस्बैंड, वो तो हर लड़की का ड्रीम बॉय है। तभी पीछे से आरव की आवाज गूंजी, जल्दी आओ स्वीटहार्ट, मूवी स्टार्ट हो गई। टीवी स्क्रीन पर आरव और रूही की शादी का वीडियो चल रहा था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, रूही की आंखों में चमक और दिल में बेचैनी बढ़ती गई। वह उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी। आरव ने धीरे से रूही को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसके गालों के पास झुकते हुए अपनी गहरी आवाज में फुसफुसाया, मैंने हर पल सिर्फ तुमसे प्यार किया है स्वीटहार्ट। उस पल कमरे में सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में भी इक्स बोल रहा था। आरव ने अपनी जेब से एक नन्हा सा लॉकेट निकाला। उसमें एक छोटे से क्राउन की आकृति बनी हुई थी। उसने बेहद सलीके और अपनेपन भरे अंदाज में वह लॉकेट रूही के गले में पहना दिया। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह थोड़ी घबराई हुई थी। आरव उसके करीब आया और धीमी गंभीर आवाज में बोला, स्वीटहार्ट, क्या मैं तुम्हें। रूही और ज्यादा नर्वस हो गई, हड़बड़ाकर बोली, अब आप इतनी परमिशन कब से मांगने लगे। तभी अचानक रूही का फोन बज उठा। उसकी तंद्रा टूट गई। वह जल्दी से बोली, मिस्टर ओबराय, काफी देर हो गई है, प्लीज ड्राइवर को बुला लीजिए। आरव समझ चुका था कि कॉल राजवीर की ही होगी। उसका चेहरा सख्त हो गया और वह बड़बड़ाया, ये चश्मिश खुद ही अपनी किस्मत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर रहा है। बहुत देर हो गई है, प्लीज ड्राइवर को बुला दीजिए। रूही की आवाज में हल्की घबराहट थी। आरव समझ चुका था कि राजवीर का कॉल ही आ रहा होगा। उसके चेहरे पर पल भर के लिए चिढ़ साफ झलक आई। आरव ने बिना कुछ कहे ड्राइवर को इशारा किया, इन्हें घर छोड़ आओ। रूही ने झिझकते हुए उसका कोट उतार कर लौटाना चाहा, लेकिन आरव की आवाज अचानक सख्त हो गई। कोट उतारने की जरूरत नहीं है, इसे पहनकर ही जाओ। इतना सुनते ही रूही समझ गई वह उससे नाराज है। वह बिना कुछ बोले कार की पिछली सीट पर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिल से बस इतना निकला, गुड बाय मिस्टर ओबराय। उधर आरव ने तुरंत कार्तिक को कॉल किया। आवाज में अब नरमी नहीं, सिर्फ फैसला था। आज ही ऑस्ट्रेलिया निकलो। रूही की उस यथाकथित फैमिली की पूरी सच्चाई चाहिए। मुझे हर हाल में जानना है कि यह सब कितना झूठ है। कॉल कट होते ही आरव की आंखों में एक ही बात थी, अब सच छुपा नहीं रहेगा। मिस्टर ओबराय आखिर कब से कार का हॉर्न बजा रहे हैं। राजवीर झुंझलाकर तुरंत कार की विंडो के पास पहुंचा और शीशे पर जोर से नॉक करने लगा, लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। तभी वहां रूही और राबी भी आ गई। राबी ने माहौल देखकर हैरानी से पूछा, यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है। राबी के सवाल पर राजवीर ने झल्ला कर आरव की तरफ इशारा किया, इस आदमी का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। आरव की इस अजीब हरकत ने रूही का सब्र तोड़ दिया। गुस्से में वह सीधे कार के सामने आ गई और अपने हाथ में पकड़ा फोन कार के शीशे पर जोर से मारते हुए बोली, बस कीजिए। आरव एक पल में समझ गया, इस तरह उसके सामने खड़े होने और उसे रोकने की हिम्मत दुनिया में सिर्फ रूही ही कर सकती थी। वह तुरंत रुक गया, धीरे से पलकों को उठाया और अपनी गहरी गंभीर आंखों से सामने खड़ी रूही को देखने लगा। अगले ही पल आरव अपनी डार्क एक्सप्रेशन के साथ कार से बाहर निकला। उसने रूही की कलाई मजबूती से थामी, उसे कार की फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और बिना किसी को कुछ कहे
आरब कार को तेजी से वहां से ले आया। आरब ने सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। राजवीर, रावी और बाकी स्टाफ बस आबाग खड़ी देखते रह गए। करीब 30 सेकंड बाद राजवीर को जैसे होश आया और वह जोर से चिल्लाया, जल्दी गाड़ी निकालो। उधर कार में रूही लगातार आरब से बातें करने की कोशिश कर रही थी, उसे रोकना चाहती थी। मिस्टर ओबराय, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? आप हर बात जोर जबरदस्ती से ही क्यों करते हैं? आखिर इतनी रात में आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मिस्टर ओबराय, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? लेकिन आरब पूरी तरह से शांत था। उसने एक बार भी रूही की तरफ नहीं देखा। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके बेटे का रोना। करीब आधे घंटे बाद कार ओबराय मैंसन के सामने रुकी। आरब ने रूही का हाथ मजबूती से थाम रखा था। हॉल में कदम रखते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, बेवान। अपने पापा की आवाज सुनते ही बेवान चौंक गया। उसकी नजर रूही पर पड़ी और वह मासूमियत से चिल्लाया, मॉम। रूही को अपनी मां समझकर बेवान तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसकी टांगों से लिपट गया। मम्मा, आप आ गईं। उस पल रूही पूरी तरह सन्न रह गई और आरब की आंखों में दर्द, डर और राहत तीनों एक साथ उतर आए। बेवान ने आपको बहुत मिस किया। नन्हे बेवान की रोती आंखें, उसकी लड़खड़ाती मासूम आवाज रूही के दिल को बेचैन कर गई। मम्मा। उसके मुंह से मां शब्द सुनते ही रूही की धड़कनें तेज हो गईं। वह हैरानी से आरब की तरफ देखने लगी। आरब की नजरें उसी पर टिकी थीं। उसने रूही की घबराहट समझते हुए धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, मेरा बेटा, उसकी मां जिंदा होते हुए भी उसके लिए तड़प रहा है। ये दर्द मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? आरब की इस एक बात ने रूही के मन में उठ रहे सारे सवालों को जैसे थाम लिया। अब उसने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। रूही बिना कुछ कहे बेवान के पास बैठ गई। उसके गाल सहलाते हुए बोली कि बहादुर बच्चे रोते नहीं, और मेरा बेवान तो अपनी मम्मा का सबसे स्ट्रांग बॉय है। ऐसे रोते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रूही की आवाज सुनते ही विवान जैसे सुकून मिल गया। वह चुप हो गया और उसकी हर बात मानने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। हॉल में खड़े सभी लोग यह सब देख रहे थे। उनकी नजरें कभी आरब पर जाती तो कभी रूही पर, लेकिन विवान को शांत देखकर सबका ध्यान उसी पर टिक गया। कोई उसे खिलाने लगा, कोई पानी पिलाने में जुट गया, और वही हवेली के कोने में आरब खड़ा था, खामोशी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए राहत और रूही के लिए गहरी उम्मीद चुपचाप बोल रही थी। सब कुछ खामोशी से देख रहे आरब को तभी बाहर से एक गार्ड्स की कॉल आई। आरब ने कॉल रिसीव करते ही गार्ड्स से कहा, सर, मिस्टर सिंघानिया आए हैं। आरब ने सख्त आवाज में कहा, जब तक मैं ना कहूं उसे अंदर मत आने देना। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। लगभग 1 घंटे बाद बेवान गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही आरब की मां ने रूही के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इस वक्त यहाँ आई। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि रूही की आंखें नम हो गईं। रूही ने अपनी दबी आवाज में जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था, इसलिए प्लीज आप शुक्रिया मत कहिए। आरब की मां मुस्कुराई, बेवान को गोद में लेकर कमरे में चली गई। बेवान के सो जाने के बाद पूरे हवेली में सुकून फैल गया। थैंक गॉड, बेवान सो गया। तनु ने चैन की सांस लेते हुए रूही के पास आकर कहा, यहाँ आने के लिए थैंक्स दी। रूही तनु की बात सुनकर एक पल के लिए हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई, फिर अपनी दबी आवाज में बोली, थैंक्स की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खुद नहीं आई, मिस्टर ओबराय ने मुझे फोर्सफुली यहाँ लाया है। रूही की बात सुनकर तनु, आरुषि और नेहा आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उनकी नजरें तुरंत आरब पर गईं। क्या? तीनों चुपके से आरब को अंगूठा दिखाकर कहने लगी, वेल डन। विजय हैरानी में आरब के पास आकर बोला, तुमने इन्हें यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया, बेवकूफ? आरब ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, और कोई रास्ता नहीं था। बिना किसी की तरफ देखे वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा। राहुल चिढ़ते हुए बोला, अब इन्हें वापस घर तो छोड़ दो। आरब ने ठंडी आवाज में कहा, वो चश्मिश बाहर खड़ा है, उसी के साथ चली जाएगी। आरुषि थोड़ी हक्का बक्का होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया यहाँ आए हैं तो आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? आरब सीढ़ियों चढ़ते हुए हाथ हिलाकर बोला, वो मेरा जीजा नहीं है कि मैं उसकी खातिरदारी करूं। आरब की यह बात सुनकर सब लोग खड़े रह गए, हैरानी से देख रहे थे। वहीं रूही चुपचाप खड़ी थी और उसकी निगाहें आरब पर टिकी हुई थी। रूही उसकी हरकतों को देखकर हैरान रह गई थी। उसने मन ही मन कहा,